This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, वेलकम। भारत एफएम के सभी सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं और जो फेसबुक पर जो हमारे दर्शक हैं, उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जिसका कि नाम है रूबरू। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे आशीष, और आज हम जिनसे रूबरू हो रहे हैं उनका नाम है नीलिना पानी दास। अब अगर आपने फेसबुक के पे हमारे इवेंट को अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी तो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि उनमें कितनी सारी खूबियां हैं और कितने सारे हुनर हैं। पर एक ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात उनकी यह है कि वो बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है और उनको स्टेज बहुत ज्यादा पसंद है। शी इज अ ग्रेट स्टेज आर्टिस्ट एंड शी इज ऑल्सो एन अमेजिंग मोज़ेक पेंटर, इन जनरल अ वेरी गुड पेंटर। तो इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अगले 1 घंटे में हम उनकी पूरी दास्तां, पूरी कहानी जान पाएंगे। तो नीलिना जी, आपका शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आशीष। प्लीज नीलिना जी मत बोलिए, मैं इस काबिल हूँ। और इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों से अपनी आर्टिस्टिकल जर्नी शेयर कर सकूँ। सो इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ एंड या आई लुक फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट व्हाटएवर लिटिल बिट आई नो अबाउट आर्ट। थैंक यू वेरी मच नीलिना जी। तो इस हमारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं जो जूम पे जो हमारे दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं कि बाय डिफॉल्ट एवरीबडी इज म्यूटेड एंड इफ यू हैव एनीथिंग, इफ यू वांट टू कमेंट और इफ यू वांट टू से समथिंग, प्लीज यूज द चैट बटन। अगर हमारे कार्यक्रम में एंड में हमारे पास वक्त होगा तो हम जरूर आपको अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन ईदर से समथिंग अबाउट नीलिना और यू कैन आस्क हर समथिंग इफ यू वांट टू। सो जस्ट वांटेड टू लेट ऑल ऑफ यू नो दैट। तो नीलिना जी, सबसे पहले तो हम आपके बचपन की ओर जाते हैं, बचपन से शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपकी बचपन कैसे रही और आपके बचपन में ऐसी कौन सी यादें हैं जो आप के जहन में अभी भी ताजा हैं और आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। आशीष, बचपन जो होता है ना, जिंदगी में एक ही बार आता है और उसके बाद सिर्फ उसकी खूबसूरत यादें रहती हैं। और मेरे लिए मेरा बचपन इतना खूबसूरत था कि इतनी सारी कहानियां हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो यहाँ वक्त का कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुई। यूँ तो हम लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। मेरे पापा बारिपदा के हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के, और मेरी माताजी पुरी से हैं। सो पापा उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, वहाँ बहुत साल रहे। मेरे हम लोग 5 भाई बहन हैं और मैं 5वां बच्चा हूँ। ओके। मैं 5वां दिल्ली में पैदा हुई और पापा तब दिल्ली आ गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में संगीत नाटक एकेडमी के लिए काम कर रहे थे और तब वहाँ मेरा जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती। जी हाँ। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा बहाना था कॉलेज डेज में, अगर कोई कहता था ट्रीट दो, मैं कहता अरे सब कुछ बंद है, मैं ट्रीट कैसे दूं गांधी जयंती के लिए। बट आई डिड नॉट नो कि उस दिन पैदा होना भी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। बाद में सब एक्सपेक्टेशन थी कि गांधी जी जैसा बिहेव करूं। अब मेरी आदत थी कि मुझे कोई एक थप्पड़ एक गाल पे मारे तो मैं तो उसके 4 मार देती थी। मुन्ना भाई जैसे। हाँ, तो मैं कैसे अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं। सो एक ये भी कश्मकश रही जिंदगी में कि सारे कहते थे तुम तो गांधी जी जैसी बिल्कुल हो नहीं। तो कहते थे वो तो बिल्कुल अहिंसा के पुजारी थे और तू तो बस हिंसा पे ही रहती है। कहने का मतलब ये कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक बड़े दिन पैदा होते हैं। और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ कला मेरे आसपास घूम रही थी। मेरे घर में सब कलाकार हैं। मेरे चाचा, मेरे बुआ, मेरे कजन्स प्रोफेशनल सिंगर्स हैं। उन्होंने पता नहीं कितने 200-300 कितनी मूवीज में गाने गा रखे हैं।
और सबसे बड़े इन्फ्लुएंस जो जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ और आज टीचर्स डे पे उनको शत शत प्रणाम करती हूँ, वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरे पिताजी। सॉरी वो टू हियर दैट। इतने मेरे लिए मेरा एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में रहे। पापा को मैं बचपन से देखती थी कि वो कितने शांत थे, पढ़ते रहते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे। हमारे घर में हर तरफ किताबें ही किताबें थी, मतलब किताबें ज्यादा, फर्नीचर कम, ऐसा होता था। और वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थे हमारे लिए। किसी भी टॉपिक में आप बात कर लीजिए, साइंस में वो बीएससी थे, फिजिक्स में, मैथ में वो बहुत अच्छे थे, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे थे, और पोइट्री, उड़ीसा में एक्चुअली वो बहुत जाने माने पोएट थे। उनको उन्होंने जो गाने वो लिखते थे, लिरिक्स भी लिखते थे, वो रेडियोस पे गाए जाते थे। और उनके 2 गाने लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाए हैं। क्या बात है। हाँ। एक मूवी बनी थी अरुंधति, आई थिंक 1964, वे बिफोर आई वाज बोर्न। उसमें पापा ने ये 2 गाने लिखे थे और उसका म्यूजिक डायरेक्शन मेरे चाचा जी ने दिया था। अच्छा। तो हाँ, तो ये तो मेरी रिच कल्चरल फैमिली थी। पापा फ्लूट भी बजाते थे, बांसुरी बहुत सुंदर बजाते थे। और मेरी सबसे खूबसूरत याद है कि पापा ऑफिस से आते थे और मेरी मदर उनके लिए मूढ़ी, हमारे उड़ीसा में मूढ़ी खाते हैं, मुरमुरा, हाँ पता है। चाय के साथ, और मैं अपनी छोटी सी कटोरी लेके बैठी रहती थी कि शायद थोड़ा मुझे उसमें मिल जाए, और मिलता भी था। सबसे छोटे होने का ये फायदा था। तो और फिर पापा बांसुरी बजाते थे, और जब पापा बांसुरी बजाते थे हम लोग सब अपना होमवर्क कर रहे होते थे और सब अपना अपना पढ़ रहे होते थे, और पापा बांसुरी बजाया करते थे। बीच बीच में मैं जाकर उनको कहती थी, पापा ये वाला गाना बजा दो ना। तो पढ़ रही है, यही सुन रही है, मैंने पढ़ दिमाग से रही हूँ, कानों से आपकी बांसुरी सुन रही है। तो बहुत चुलबुली थी बचपन से। और एक्टिंग का जैसे आपने कहा, मेरे भाई बहन मुझे बात बताते हैं, मैं 4 साल की थी और बहन जी बना करती थी। और बहन जी दिल्ली में फ्रेंड्स को बोला जाता है, मतलब मम्मी अपनी फ्रेंड्स को बहन जी बुलाया करती थी। तो मुझे वो होता ना, दुपट्टे की साड़ी बना के पहना दिया जाता था और बिंदी शिंदी लगा दिया जाता था। और आई थिंक, आई एम श्योर मेरी बड़ी बहन करती होंगी ये सब। और मैं शुरू हो जाती थी इम्प्रॉम्प्टू। रियली? हाँ, खूब कहानियां बनाती थी, खूब एंटरटेनमेंट। तो जो घर में आता था मुझे बहन जी बना दिया जाता था, और मैं घंटों घंटों यही सब ड्रामेबाजी करती थी। तो शुरुआत तो तब से हो ही गई थी इन सब चीजों की। लेकिन मेरी बहुत बहुत मुझे इंटरेस्ट था क्लासिकल डांस में, क्लासिकल म्यूजिक में, कोई भी आर्ट हो, मुझे वो जस्ट ऐसे लगता था कि कोई मैग्नेट है मेरे लिए। और पापा के साथ स्पेशली जब वो संगीत नाटक एकेडमी में थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखे मैंने, एंड आई वाज लाइक अ स्पंज, आई वाज सोकिंग इन एवरीथिंग। लोग अपने बच्चों को सिखाते बहुत हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। मैंने बचपन में बहुत देखा, और जैसे कह रही हूँ, एज अ स्पंज उस सबको सीखा। और पापा के वहाँ शैडो थिएटर देखा, पपेट थिएटर देखा। मैंने पूरी रामायण शैडो थिएटर में देखी हुई है। वाओ। एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और बड़े से बड़ा कथकली देखा है, कथकली का मेकअप होते हुए देखा है, और सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जब उनका फेस्टिवल होता था तो मैं जाती थी, क्योंकि सबसे छोटी थी तो मम्मी के साथ पहुंच जाती थी, जहां भी जाना होता था मम्मी साथ ही लेके जाती थी। और ये सब मैं देखती थी और देख देख के बहुत बहुत कुछ सीखती थी। और बस फिर यही होता था कि घर में आके जब कोई घर पे नहीं है तो मैं एक्टिंग किया करती थी कि मैं भी वही बन गई हूँ। तो ये एक्टिंग का शौक आपको कहाँ से लगा? आपने किनको, अपने पिताजी को देख के ये आपको हुआ, या आपने, क्योंकि वो तो म्यूजिक में थे ज्यादा, राइट? ही वाज he was known as a scholar, a dance scholar, and तो उनको बुलाया जाता था काफी जगह लेक्चर्स देने के लिए, and he could talk about anything about Indian classical dance or music or their aesthetics, abhinay, which is big part of Indian classical dance. वो उसके बारे में, मतलब he wrote many books also, 7-8
किताबें, आई डोंट नो, कुछ नाम तो मुझे याद भी नहीं है, बट बहुत उनकी किताबें भी छपी हैं। तो जब वो मैं आई थिंक 7 या 8 साल की थी, वो बने डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र। अच्छा। तो जब वो डायरेक्टर कथक केंद्र के बने, तब मैं कथक के लिए पागल थी। मुझे कथक सीखना था क्योंकि उसकी रिदम और उसका चक्कर, उसका फुटवर्क वाज जस्ट सो, मुझे पागल कर देता था। और मैं जब देखने जाती थी प्रोग्राम, तो रात रात भर सो नहीं पाती थी कि मैं इतनी रेस्टलेस हो जाती थी कि मुझे सीखना है। लेकिन कहीं ना कहीं पापा को पता था कि शी इज ऑल्सो नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो एक चीज रट के सीखे। मैं हमेशा इंस्टिंक्टली ज्यादा काम करती थी। फिर मजबूरियां ये भी थी कि हम लोग बहुत दूर रहते थे, तो कौन लेके जाएगा, स्कूल से आऊंगी कौन लेने जाएगा। और 5वें बच्चे की एक ही दुख भरी कहानी होती है, प्यार तो बहुत मिलता है, लाड तो बहुत मिलता है, लेकिन बाय द टाइम 5वें बच्चे पे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं हमेशा एक बार मुझे याद है, मैंने भूख हड़ताल करी थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसका मतलब भी पता था आपको तब? और सुना था भूख हड़ताल होती है, तो खाना नहीं खाया। एक दिन चला गया, किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं मुझे। अरे खाना, तो हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, हम 5 भाई बहन, मम्मी पापा। तो मैं मुंह फुला के बैठ जाती थी। कहते अच्छा तू नहीं खाएगी, चल तेरा शेर हम खा लेंगे। चलो। एक दिन बाद अकल ठिकाने आ गई कि भाई ये तो नहीं होने वाला हमारे घर में, भूख हड़ताल में रहो, उन्हीं का फायदा है। आपको ही खाना नहीं मिलेगा, नुकसान आपका ही है। सो आई गेव अप ऑन दैट आइडिया। फिर धीरे धीरे एक एज होती है क्लासिकल डांस की, वो निकल रही थी। लेकिन जब भी मैं कथक केंद्र जाती थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कथक केंद्र के बिल्कुल साथ में लगा हुआ था, दीवार से दीवार, इस तरफ कथक केंद्र, इस तरफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मुझे हमेशा एक होता था कि क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है, मुझे जानना है। और जैसे कि मैंने कहा, बचपन से थोड़ा ये एक्टिंग का तो शौक था ही। तो स्कूल में भी आजमाने लग गई थी, मोनो एक्टिंग करने लगी थी। और जब भी जाती थी प्राइजेस मिलते थे। तो मुझे घर में किसी को नहीं मैं कुछ ज्यादा बता पाती थी, क्योंकि घर में तो धुरंधर थे सब लोग। तो मैं हिचकिचाती थी कि किसको बताऊं कि मेरे अंदर भी कुछ है। लेकिन मैं स्कूल में जाके सब करती थी, डांस करना, गाने गाना, जो मतलब क्लासेस मिस करवा लो जितनी करवानी, इन सब चीजों के लिए। और जिस भी प्रोग्राम में जाना हो, नीलिना को बुला लो। इम्प्रोव करती थी, तो इसीलिए कई बार होता था लास्ट मिनट में कोई नहीं, अच्छा नीलिना को चढ़ा दो स्टेज पे। एंड मैं अच्छा गाना गाना, अच्छा जाके गाना गा दिया, अच्छा डांस करना, डांस कर दिया। तो बिना सोचे मैं करती जा रही थी। लेकिन ट्रेनिंग मुझे कोई मिल नहीं रही थी, फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी बिल्डअप हो रही थी। और फिर जब मैं कॉलेज में पहुंची, तब मैंने एक प्रोफेशनल प्ले में एक्टिंग करी, नीलांजना सुमन। एक ब्रेक्टियन मिरर करके उस वक्त एक ग्रुप था, थिएटर ग्रुप था। अमिताभ दासगुप्ता उसके डायरेक्टर थे, और उनकी वाइफ नूर जहीर जी, वो नादिरा बब्बर की छोटी बहन थी। अच्छा। तो उन्होंने एक आई थिंक जर्मन प्ले को हिंदी में अडैप्ट किया था, एंड उसका नाम था नीलांजना सुमन। ओके। तो अमिताभ अंकल ने पापा को कहा कि मैं नीलिना को एज अ सुमन लेना चाहता हूँ। अमिताभ अंकल मतलब उनको मैं अंकल बुलाती थी, अमिताभ दासगुप्ता उनका नाम था, डायरेक्टर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं नीलिना को सुमन की तरह लेना चाहता हूँ, आई वांट अ इनोसेंट यंग फेस फॉर दैट रोल। तो पापा ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पढ़ाई से उसका पढ़ो, बस घर में होता पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई होने के बाद कुछ भी करो। तो मैं कह, तो मेरे को जब पता चला मम्मी पापा में शायद बात हो रही थी, तो मैं बस मम्मी के पीछे पड़ गई, मम्मी प्लीज पापा को मना लो प्लीज, आपने मुझे डांस नहीं करने दिया। म्यूजिक में स्कूल में सीख रही थी, क्लासिकल म्यूजिक, उस वक्त हिंदुस्तानी क्लासिकल मेरा सब्जेक्ट भी था 12th में। तो मैं कथक नहीं सीख पाई, अब तो मुझे एक्टिंग तो कर लेने दो। तो मम्मी ने कहा चलो, लेकिन रात को कैसे आएगी, ये रिहर्सल शाम को ही सब होती हैं। राइट। तो अमिताभ अंकल ने कहा नहीं, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, मैं इसको सही सलामत रोज रात को घर पहुंचा दिया करूँगा, कोई ना कोई इसको सेफली घर छोड़ देगा। तो इस तरह से मेरी एंट्रेंस हुई नीलांजना सुमन में।
और लीड रोल था और बहुत डांट पड़ती थी, बिल्कुल मुझे एक्टिंग आती ही नहीं थी। वही मैंने पूछने वाला था कि ये सब दिस इज ऑल विदाउट ट्रेनिंग यू गॉट इनटू दिस, राइट? विदाउट ट्रेनिंग। हाँ। तो मतलब कैसे स्टेज पे खड़े होना है, कैसे लोगों से बात करनी है while you're also talking to your co-actors, ये सब मैंने उस दौरान सीखा। और मुझे आज तक कुछ सीन्स तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ताज़ा है मेरे दिमाग में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, न्यूज़पेपर में नाम छपा, खूब तारीफें हुई, तो यू नो एक होता है कि अरे वाह ये तो मैं कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बेसिकली, और क्या। हाँ, हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। लेकिन घर से मुझे कुछ नहीं कॉन्फिडेंस पता था, क्या ये फालतू की चीज करे क्या जा। फालतू की नौटंकी कर रही हो? मेरे घर वाले को कभी हमारे घर में ऐसे बड़ी बड़ी तारीफें नहीं होती थी, विच इज अ गुड थिंग। आज मैं कहती हूँ इफ आई एम ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दैट। हम अपने बच्चों की इतनी तारीफें करते, कई बार वो बच्चे लाइक बिल्कुल हवा में ही फिर रहते हैं। तो मन से सब लोग अप्रिशिएट करते थे, लेकिन कभी ऐसे नहीं कहते थे ओ हाँ तुमने कोई झंडा मारा है, हाँ वो एग्जैक्टली। और मैं पापा के अप्रूवल के लिए वेट करती थी। मुझे और किसी की चिंता नहीं होती थी कि पापा और मम्मी क्या सोच रहे हैं। हर एक बच्चा वो चाहता है। मम्मी की माँ है तो वो तो हमेशा ही पसंद करती थी। उनको पता भी था कि इसका दिल बस वही है, और मैंने कह भी दिया था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी होती थी। और मम्मी कहती थी तो डॉक्टर बनना बड़ी होकर। मैंने कहा मुझसे डॉक्टर नहीं बना जाएगा। एक तो मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, और दूसरा अगर पेशेंट आएगा तो उसको मैं गाना वाना गा के सुना। हो सकता है उसी से ठीक हो जाए पेशेंट, यू नेवर नो, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ थेरेपी। That's also therapy। तो मैं तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने उनको कह दिया था जब मैंने 11th में म्यूजिक लिया तो घर में बहुत हंगामा हो गया था कि साइंस क्यों नहीं लिया। और मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकती और मुझे म्यूजिक का शौक। म्यूजिक एज योर मेजर बेसिकली। हाँ या लेकिन फिर मैं म्यूजिक ऑनर्स के लिए जब गई, उसकी एक और कहानी है। मुझे काफी निराशा हुई। दिल्ली स्कूल में जब आप म्यूजिक ऑनर्स के लिए जाओ, आपका एक टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो ऑफ कोर्स 12th ग्रेड में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए थे। आई थिंक आई स्टूड 3rd और 2nd इन दिल्ली। तो बहुत मेहनत करी थी। और हमारी जो टीचर थी कहती थी रात को 4 बजे भी उठ के अगर तुम गाओ तो तुम्हारा सुर पक्का होना चाहिए। तो मैं लिटरली 4 बजे उठ के गाती थी। वाओ। और किसी को नहीं पता था घर में कि मैं ये काम करती हूँ, और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक हिम्मत हम लोग ऊपर छत पे रहते थे, 2 कमरे थे, आगे पीछे बैल्कनी छत थी। मैं कहाँ से हिम्मत जुटाती थी और अंधेरे में जाके गाती थी। और तब तो ये रिकॉर्डिंग का कोई साधन नहीं होता था। एक बार ये पापा ने मुझे पकड़ लिया था, वो भी जल्दी उठ जाती थी, तो रात को क्या कर रही है। मैंने कहा मेरी टीचर ने कहा है कि 4 बजे उठ के भी अगर मेरा सुर पक्का लगे तभी मैं अच्छी सिंगर बन सकती हूँ। तो वो भी हंसने लगे, कहते अच्छा 4 बजे क्यों, 5 बजे गा लेना। मैंने कहा नहीं, वो रात्रि का प्रेयर होता है ना उसमें। But I'm trying to tell you very seriously। तो मम्मी पापा को आइडिया तो लग गया था कि ये जो भी करेगी बहुत सीरियसली करेगी। बट यही था कि डर था, लड़की है, लाइन ऐसी है, और स्पेशली एक्टिंग की फील्ड तो सभी जानते हैं कि काफी कुछ लड़कियों के साथ हरासमेंट ये सब होता ही है। तो एज अ पेरेंट वो प्रोटेक्ट करते थे, जो आई डोंट मिसअंडरस्टैंड देम फॉर दैट। फिर जब मेरे को मैंने म्यूजिक, आपको बताया था ना, म्यूजिक ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैं बहुत नर्वस थी। और जब मैं टेस्ट देने गई, 3 बैठे हुए थे और मैं सा भी नहीं लगा पा रही थी, मेरी वॉइस कांप रही थी। मैं नर्वस होने वालों में से वैसे नहीं हूँ, बट उस दिन लग तो नहीं रहा मुझे बिल्कुल। बट डर था कि भाई कहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, बहुत इच्छा थी क्योंकि म्यूजिक ऑनर्स करनी। हाँ, वही वो होता है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, और अगर आपको जरा भी लगे कि यार ये कहीं अगर ये टूट गया तो क्या होगा, तो वो डर की वजह से वो थोड़ी हो जाता है। तो एनीवे, लंबित ख्याल गाना था राग बिहाग में, मैंने गाया
मेरे हिसाब से मैंने बहुत बुरा गाया था, मैं जानती हूँ। तो उनमें से एक जो थे सर, उन्होंने कहा कि तुमको किसने इतने मार्क्स दे दिए, तुम्हें तो गाना ही नहीं आता। और नर्वस हो गई। तो नहीं सर, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैं रियाज करती थी और ये और वो जो भी उस वक्त दिमाग में आया। फिर उन्होंने फॉर्म में मेरे पापा का नाम देख लिया। अरे हाँ, बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हें तो ऐसे नंबर मिल गए। ओ बाप रे। That was it. क्योंकि हमारे पापा ने हमें कहा था कभी मेरे नाम से आगे मत बढ़ना। और ये बात हम लोग 5 भाई बहन गांठ बांध के रखी थी। तो मैं उठ के निकल आई रूम से, ऑफ कोर्स मुझे जाने को भी कहा गया। फिर उनका फोन भी आया पापा को कि आपकी बेटी आई थी और उसको बोलिए आके एडमिशन ले ले, उसने अच्छा गाया था। तो पापा ने कहा ऐसे सब बोलने की क्या जरूरत थी आपको, ये सब तो नहीं बोला जाता ना बच्चों को। तो कहते नहीं, हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप उससे बोलिए वो आए। लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। और पापा ने मुझे कहा तू गलती कर रही है, ईगो को बीच में मत आने दे। मैंने कहा नहीं, ईगो को नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अच्छा करूंगी तो कहेंगे बड़े बाप की बेटी है, अच्छे नंबर इसलिए आ गए। बुरा करूंगी तो बोलेंगे अरे उनकी बेटी होगी तुम इतना नहीं कर सकी। तो दोनों तरफ से मुझे 3 साल ये सहना पड़ेगा, which I still think मैंने गलत किया। पापा की बात लुक बैक यू डू फील कि I think मुझे पापा का कहना मान लेना मानना चाहिए। चाहिए था। क्योंकि वो लोग ऐसे ही ग्रिल करते हैं सबको। नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। to see how tough you are। करेक्ट। तो और 17-18 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, अगर ऐसा कोई बोले तो टूट ही जाते हैं ना अंदर से। राइट। तो भी टूटी नहीं। मैंने कहा ठीक है, म्यूजिक मैं गाती रहूंगी, मुझे गाने से तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऑनर्स नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मेरा मिरांडा हाउस में एडमिशन हो गया था तब तक। तो मैंने अपना पढ़ाई शुरू करी और साथ में एक्टिंग कर रही थी। और ऑफ कोर्स कॉलेजेस में मैं सारा टाइम मैं अपने म्यूजिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन गई थी। प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, स्पिक मैके के प्रोग्राम्स, और बचपन से ये शौक था मुझे। क्लासिकल डांस को प्रमोट करना, क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करना, एनीथिंग टू डू विद आर्ट वाज माय पैशन। तो और बड़े बड़े जब आर्टिस्ट आते थे हमारे घर भी आते थे, डॉक्टर सोनल मानसिंह, वो पापा को बहुत सम्मान देती थी, आज तक उनको याद करती हैं। उनको मैं देखती थी तो बिल्कुल उनकी कॉपी करने की कोशिश करती थी। और उनका पॉस्चर देखो, आई मीन शी वाज जस्ट समबडी आई रियली एडमायर्ड हर, अभी भी करती हूँ। तो जब भी वो हमारे घर आती थी, ऑफ कोर्स पापा और उनकी बातें हो रही होती थी डांस रिलेटेड, ओडिसी को लेके, और मैं लेकिन उनको दूसरे कमरे में कॉपी कर रही होती थी। तो कैसे बैठती हैं, कैसे हाथ उठा के बात करती हैं, और कैसे नजरें इधर से उधर ले जाती, सब कॉपी कर रही होती थी। ओके। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा बनना था, दिल में एक चाह थी। फिर मैं नंदिता दास से मिली। वो भी एक्चुअली नंदिता दास के फादर जतिन दास अंकल और मेरे पापा मयूरभंज के ही हैं। अच्छा। तो वो हमारे यहाँ जब आई थी, शी वाज गॉर्जियस, लाइक 17-18 साल की वो खुद होंगी, तब मैं बहुत छोटी थी। और मैं लाइक जैसे कहते ना, पलके नहीं झपकती किसी को देखने के बाद, और बस मुझे तो उनके जैसा बनना था। तो मेरे ये थे रोल मॉडल्स, और काफी बड़े रोल मॉडल्स थे। और पता नहीं, मैं सोचती थी कब बनूंगी उनके जैसे। तो आपने जब पहली बार नंदिता दास को देखा, was she already an established actress or was she still trying to get into this profession? In college, she had entered Miranda, वो भी एक्चुअली मिरांडा हाउस में पढ़ी हुई हैं, तो she had just entered college। तो तब I don't think उन्होंने एक्टिंग को करियर भी बनाया था। But you were still impressed at that point itself. Just एक करिश्मा था, एक खूबसूरती, एक कह लीजिए एक ऑरा होता है एज आर्टिस्ट के अराउंड, जो आपको अट्रैक्ट करता है। फिर बाद में जब मैंने उनकी मूवीज देखी, उनका काम देखा, तो I was blown away कि she is not one of those actors जो स्टेज पे जाके बस फैंस कलेक्ट करने में लगी है। She really does acting for a cause, and that's what I feel I want to do। कि मैं अगर कोई काम करूँ तो वो अच्छे कॉज के लिए, उससे कुछ
किसी का अच्छा हो। और फाइनल ईयर में जब मैं पहुंची तो हमारा हिंदी डिपार्टमेंट लहरों के राजहंस कर रहा था, मोहन राकेश जी का एक प्ले, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्ले, और मुझे उसके लिए सुंदरी के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। दैट वाज अगेन अ लीड रोल। और एनएसडी से हमारे हम आए थे डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करने के लिए। किसी कारणवश आई थिंक फंड वंड वो उस साल नहीं हो पाया। अच्छा। और मेरा बहुत बुरा हाल कि भाई ये कैसे, अब तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। तो मैं रोते रोते, तब इंदुजा अवस्थी हमारे डिपार्टमेंट में थी, मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैम ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा तू चिंता नहीं कर, अगले साल भी ये प्ले अगर होगा ना तो सुंदरी के ले लो। को ही बुलाऊंगी। एंड शी डिड। तब तक ऑफ कोर्स मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो मैं वीजा का वेट कर रही थी, फिर उन्होंने मुझे जब बुलाया, कहते सुंदरी, तो सुंदरी की जगह कोई और नहीं ले सकता तेरे अलावा। और तब मेरे लिए आई थिंक सबसे एक बड़ी बात हुई थी कि अनीता राकेश, मोहन राकेश की वाइफ, हमारा प्ले देखने आई थी। ओ वाह, ओके। और वो फ्रंट सीट, मुझे बताया नहीं गया था ऑफ कोर्स। हमारा मेकअप हुआ, सब हुआ, मैंने सब कर लिया। और लास्ट के सीन में मुझे बहुत रोना था, और मैं शुरुआत से बिना ग्लीसरीन रोने में माहिर थी। तो अच्छे से बहुत 2 शो हुए, बहुत अच्छे हुए। और वो स्टेज पे जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने स्टेज पे कुछ भी बोलने से पहले कहा वो सुंदरी कहाँ है? तो और मैं वहां पीछे रो रही हूँ क्योंकि सच में रो रही थी। तो और मेरे को लगा बहुत खराब मैंने किया है, मैंने इतना खराब किया है कि मेरे को तो जूतियां पड़ेंगी अब मेरे डायरेक्टर से। इसीलिए शायद बुला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मुझे। क्या बुला रहे? तो मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली। कहता अरे नहीं, तुझे डायरेक्टर नहीं अनीता राकेश जी बुला रही हैं। एंड हाउ स्टूपिड आई वाज, मैं नहीं जानती थी कौन अनीता राकेश जी थी। ओ, मैं नहीं जानती। तो मैंने कहा आई मीन हु इज शी? कहता अरे मोहन राकेश की वाइफ। ओह व्हाट, मुझे किसने बताया क्यों नहीं? तो कहते चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। तो मैं आंसू आंसू पोंछते पोंछते पहुंची, और उन्होंने मुझे मिलते गले से लगा लिया। मैं लाइक 21 साल की तब थी। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैम, कहते मैंने आज तक इतने बड़े बड़े एक्टर्स को इस रोल को करते हुए देखा है, एनएसडी के ट्रेन्ड एक्टर्स को, लेकिन जिस खूबसूरती से, जिस इनोसेंस से तुमने इस रोल को किया, मुझे नहीं लगता कि कोई और इसको, इस सुंदरी का रोल फिर कोई और कर पाएगा। And that I think was the biggest compliment of my life. And उसके बाद उन्होंने एक्चुअली मुझे 2-3 और प्ले में भी मेरा नाम किसी को बताया कि नहीं उसको लो, उसको लो। फिर हम लोग कैफेटेरिया में खाना वाना खा रहे थे, तो मुझे बुलाया अपनी किसी फ्रेंड से मिलवाने। अरे इससे मिलो, ये नीलिना है, इसने सुंदरी का रोल किया था। तो मैंने नमस्ते नमस्ते करी। ये तुम तो एनएसडी के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? तो अब मैं क्या कहती कि मेरी तो शादी हो गई है। मैंने वैसे एनएसडी के लिए अप्लाई भी किया था, और अब तो मैं यूएस जाने वाली हूँ। अच्छा, ये आपको पता था शादी होते ही आपको यहाँ यूएस आना है? हाँ, my husband was already here. He grew up here, Okay, so you already knew that. Okay. तो मैं वीजा का ही वेट कर रही थी। मेरा रियल लाइफ हीरो ने बहुत अच्छे वक्त पे एंट्री मारी जब मैं एनएसडी जाने वाली थी। हम उस पे भी आएंगे। आपका ये कहानी जब खत्म हो तो हम वो कहानी भी सुनना चाहेंगे कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो थोड़ा आप इसके बाद बताइएगा। तो फिर जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैम मेरी तो शादी हो गई है और मुझे तो यूएस जाना है। तो उन्होंने प्लेट हाथ में तो उन्होंने रख दी, कहते आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सो मैंने कहा, मैं समझ ही नहीं पाई कितना गुस्सा क्यों हो गई है वो। मैंने कहा मतलब लोगों को तो खुश होना चाहिए कि शादी हो गई है, आई वाज सो इनोसेंट एट दैट एज। कहते तुम रंगमंच के लिए बनी हो, तुम्हें पता है ये बात? तो कहते इसको पता ही नहीं है। तो शादी हो गई, लेकिन अब तो वही लाइफ मेरी रंगमंच है। बट मुझे उनकी वो बात याद थी अभी तक, और इसीलिए जब मैं करती हूँ हर वक्त उनको याद करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी हैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज गुरु, जैसे आज एक गुरु पूर्णिमा है। गुरु वो नहीं होता जो आपके साथ हमेशा आपको सिखाता रहे कुछ एवरी मोमेंट। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में गुरु बन के आते हैं जो आपको एक सेंटेंस बोल देते हैं और वो सेंटेंस आपकी जिंदगी पर, आपकी लाइफ में रह जाता है।
और मैंने पूरी जिंदगी शायद इस दिन का वेट किया था कि कब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं और दे आर इंडिपेंडेंट, और फिर मैं ये सब कर सकूं, और कब मैं जाके अनीता जी को ये बात बोल सकूं कि मैम देखिए, मैं रंगमंच के लिए आपने सोचा था मैं बनी थी, तो आज भी मैं वही कर रही हूँ। तो दिल में या जहन में कभी आपको ये ख्याल आया कि अगर मैं उस वक्त शादी नहीं करती और मैं अपना फोकस करती रंगमंच के ऊपर या प्लेस पर या एक्टिंग करने पर, तो मेरी लाइफ कुछ और हो सकती थी? ये जहन में कभी आया? आया जरूर, और लेकिन रिग्रेट नहीं किया। ओके। रीजन कि मम्मी पापा ने हमेशा यही सिखाया कि लाइफ में जो भी आए उसको पॉजिटिवली लो एंड उसी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। बैठ के रोने लग जाओगे अब तो शादी हो गई अब क्या करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। एंड फॉर मी एक्चुअली मैरिज वाज अ ब्लेसिंग बिकॉज माय हस्बैंड इज सच ए वंडरफुल पर्सन जो मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज के लिए। मैं अगर आज ये सब कर रही हूँ तो उनकी सपोर्ट की वजह से। क्या बात है। वो मुझे आसमान पे चढ़ा के रखते हैं और मैं कह नहीं मैं नहीं कर सकती, आप समझते क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, तुम कर सकती हो, तुम सोचती भी क्यों हो ये बात कि तुम नहीं कर सकती। और मैंने आई थिंक आपको भी बताया था, मैंने ट्रक चलाना उनसे सीखा। कभी जो चीज पावर थी कि यू नो इट्स लाइक तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम अगर चाहो तो ये कर सकते हो। एंड ही नोज माय हार्ट एंड सोल इज विद आर्ट। अभी मेरा घर अगर आप कभी कोई आके देखे, पूरा घर एक आर्ट रूम है जहाँ कटिंग हो रही है, कहीं म्यूजिक हो रहा है। एंड ही नेवर कंप्लेन्स, ही सेड नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है। अगर उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता वो कंप्लेन नहीं करते, खाना नहीं मिलता वो कंप्लेन नहीं करते कि ये खुश है इसको करके। एंड दैट्स व्हाट ही लाइक्स टू सी एंड ही जस्ट सेज जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग फॉर योरसेल्फ, क्योंकि तुमने फैमिली के लिए इतना किया है, बच्चों के लिए इतना किया है। और मुझे हमेशा जब बच्चे छोटे थे कहते अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। तो ये अपने लिए कर रही हूँ ना, बच्चों को रेस करना भी तो अपना ही काम है। That is true, that is true। नहीं, आपने बहुत सही कहा कि मैं बहुत यकीन करता हूँ इस बात पर कि जिंदगी में जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभार आपको कुछ वक्त के लिए शायद बुरा लगे, लेकिन जब वक्त निकल जाता है कुछ साल बाद, जब आप उसी सिचुएशन को सोचते हो तो आपको लगता है कि बिकॉज दैट हैपेंड आई एम हियर एंड डूइंग समथिंग दैट आई लव डूइंग, राइट? तो जब मुझे कभी आई एम अ होम मेकर, ऑफ कोर्स ऑन एंड ऑफ काम किया, पढ़ाई भी करी, कभी कोई कहता भी ओ तुमने अपनी लाइफ में क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में 2 बच्चों को बड़ा किया जो कल का फ्यूचर है। बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है। अगर वो जो भी जिंदगी में करेंगे, मैं नहीं जानती क्या जिंदगी में, मेरी बेटी म्यूजिक मेजर है, वो भी आर्टिस्ट है। सो मेरा बेटा साइंटिस्ट अपने पापा की तरह है। जो भी जिंदगी में करेंगे अच्छे इंसानों को बनाया है, जो कि हमने अपने मम्मी पापा से सीखा कि आप कुछ भी बन जाइए, कितना भी बड़ा नाम कमा लीजिए, कितना पैसा कमा लीजिए, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो आप कुछ भी नहीं बन पाए। सही और सही। क्या है जो कहते हैं ना, घर जो होता है हर बच्चे का पहला स्कूल होता है और माँ बाप पहले शिक्षक होते हैं। तो वो जो आपको अगर अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरा जो आज जो भी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सब बातें सिखाई। और मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे इस टाइम को बदल के अच्छा कर देना है। और as you know, as an actor, I'm a very emotional and a very sensitive person. बहुत लोग उसका फायदा उठाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये इसकी वीकनेस है, but what they don't know about is that's my strength as well, correct। वो उसको वीकनेस की तरह देखते हैं कि इसको अगर हम इस चीज पे हैमर करेंगे ना तो ये टूट जाएगी, लेकिन उल्टा हो जाता है मैं तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता हूं। तो लाइफ में ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ही हुआ, रिजेक्शन बहुत सहा है। मैंने कॉलेज डेज में, मुझे याद है, मैंने ओथेलो के लिए ऑडिशन दिया था, मेरा रिजेक्शन हुआ था डेस्डेमोना के लिए, और मैं हमेशा लीड रोल के लिए जाती थी। करूंगी तो लीड रोल करूंगी बस। मुझे चैलेंज पसंद था। तो मुझे जब कहा गया कि आप तो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकती, तो आपको कैसे हम डेस्डेमोना बना दें, तो मैंने कहा भाई अंग्रेजी बोल नहीं सकती, रट तो सकती हूँ, डायलॉग तो सभी रटते। तो
लेकिन एनीवे रिजेक्शन हुआ, बहुत बुरा लगा। तो तब से मैंने मन में सोचा था ओथेलो तो मैं एक दिन जरूर डायरेक्ट करूंगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, वेरी नाइस। बट हाँ, तब तब कॉलेज में सारे, अरे तेरा ऑडिशन में हुआ नहीं, तेरा ऑडिशन में हुआ नहीं, तूने तो प्रोफेशनल प्लेस में एक्टिंग कर रखी है। लोग ऐसा भी थे, बस अच्छा शायद एक्टिंग वेक्टिंग आती नहीं होगी ना, पापा के नाम से तुझे मिल गया होगा जो भी श्रेय। सो हर चीज में मुझे ये सुनाया जाता था, ओ हाँ तेरे पापा है ना उस लाइन में, तो न्यूज़पेपर वालों ने तो ऐसे ही तारीफ लिख दी होगी। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग आजकल बोलते हैं कि आपके अगर फादर का नाम बड़ा है तो आपको तो बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। नहीं, तो मैं वही पूछने वाला था कि ऐसा कभी हुआ, मतलब आपने जो अभी ओथेलो डायरेक्ट करने की बात की, हैज दैट ऑलरेडी हैपेंड और यू स्टिल इन? हाँ। I have to work on the script. I have to find a person जो मुझे ओथेलो को, काश मेरे पापा होते, वो इतना बढ़िया इंग्लिश लिटरेचर को समझते थे। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा मिले जो वाकई इंग्लिश लिटरेचर को, ओथेलो को अच्छे से हिंदी में अडेप्ट करके मुझे दे सके, तो यस आई वुड लव टू डायरेक्ट दैट एंड एक्ट एज वेल अगर मौका मिले तो। बट दैट हैजंट हैपेंड येट। सो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन कि आपने फिर से ये स्टेज आर्टिस्ट का जो एक्टिंग करने का जो आपको शौक है वो आपने फिर से शुरू किया? कब शुरू किया आपने दोबारा जब आपने शुरू किया? 2002 में मुझे मौका मिला था हमारे लोकल हिंदी विकास मंडल के लिए फंड रेजर में एक्टिंग करने का। तो वो लोग एक मराठी प्ले वटवट सावित्री को उन्होंने हिंदी में अडैप्ट किया था। इट वाज अ कॉमेडी प्ले, उसमें मुझे सावित्री का रोल दिया गया था। इट वाज एक्चुअली विलेन्स रोल। ओके, विलेन है, विलेन बट अ लीड रोल आई बिलीव। यस, ओके, सेकेंड लीड है। बट तो मुझे जब रोल मिला, मैंने कभी अपने आप को विलन के रूप में देखा नहीं था। तो लेकिन मैंने कहा ये ना, क्या लाइफ में चैलेंज नहीं तो कुछ नहीं। You're right. तो मैंने कहा ठीक है, हम तो ले लेंगे इस चैलेंज को जी। तब बच्चे बहुत छोटे थे। माय हस्बैंड रियली सपोर्टेड, ही सेड जाओ। मैं 45 मिनट्स ड्राइव करके जाती थी रिहर्सल्स के लिए एवरी वीकेंड, कई बार बच्चों को साथ में लेके जब मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे होते थे। और 9 महीने हमारी उसकी रिहर्सल चली। एंड इट वाज कमिंग टू अ पॉइंट कि मुझे लग रहा था कि ओ गॉड, ये कितना चलेगा, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर पा रही थी। एंड तो दैट शो कलयुग की सावित्री बिकेम अ हिट, और उसको हम अभी एक्चुअली मार्च में करने वाले थे एज जब सावित्री रिटर्न्स पार्ट 2। नहीं, वही सेम प्ले, नाम को नाम बदल के। अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब सावित्री रिटर्न्स मींस जब सावित्री वापस आएगी तो क्या करेगी, ये लोग सोचेंगे। हाँ। राइट? तो ये हम स्टेज बिल्कुल 3 हफ्ते रह गए थे जब ये सब लॉकडाउन हो गया। हाँ, हमारी टिकट्स बिक चुकी थी। तो आपने जो सवाल पूछा कि मैंने कब से शुरू किया, सीरियसली मैंने शुरू किया 2017 से। अच्छा। जब मेरा बेटा कॉलेज गया तो मुझे लगा कि अब मेरे पास अपने लिए टाइम है। मैंने बहुत लोगों को प्लीड किया कि प्लीज आप डायरेक्ट कर दीजिए, मैं एक्टिंग कर दूंगी। नहीं, ये नहीं स्क्रिप्ट पसंद नहीं, ये कहानी नहीं पसंद, बड़ी बोरिंग है, बहुत बेकार है, ये क्या सैड सी स्टोरी ले आए हो, कोई नहीं देखने आएगा। मैंने ये सब काम शुरू कर दिया था जब मेरा बेटा हाई स्कूल में था, ताकि कर दूं मैं सीरियसली। लेकिन कोई राजी नहीं हो रहा था, और जिसके पास भी जाऊं, जो यहाँ के सो व्हाट धुरंधर लोग हैं, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती थी। सो मैंने कहा यू नो व्हाट, मैं ही से डायरेक्ट करूंगी और मैं ही इसमें एक्टिंग करूंगी। एंड कई बार होता है ना, टू लर्न हाउ टू स्विम यू हैव टू लिटरली जंप इन द वाटर। आप बाहर से तो स्विम नहीं कर सकते। एंड मैंने वही प्ले लिया जो सबने रिजेक्ट किया था। दैट वाज मन्नू जी का बिना दीवारों के घर, जिसको हमने पिघलती दीवारें बुलाया। मैंने नाम इसीलिए चेंज किया क्योंकि अगर आप पहला प्ले कर रहे हो और आप बिना दीवारों के घर दें तो लोग तो बिना सोचे ही नहीं आएंगे। मैंने नाम चेंज किया ताकि उनको पता चले कि मन्नू भंडारी जी का जो लिखना है, उनके डायलॉग्स, एक एक बात कितनी डेप्थ है उसमें। और वही हुआ हमारे
2 सोल्ड आउट शोज हुए और सब लोगों ने इतना उसको पसंद किया, किसी ने सोचा नहीं था। मुझे जब मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, मुझे कई बार नहीं कोई टिकट नहीं खरीदेगा, कौन आएगा इस सीरियस प्ले को देखने, यार तुम्हें क्या ले रही हो। मैंने कहा व्हाट, कोई ना आए, मेरे लिए 40 लोग भी आए ना बहुत है, बिकॉज माय फादर ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। करेक्ट। क्वालिटी मीन्स एवरीथिंग टू मी। आपके पास हजारों की जनता बैठी हो, लेकिन कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई फेसबुक कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम कर रहा है, तो उसका फायदा क्या? मेरे तो 40 लोग भी आए ना, वो हमारे प्ले को देखें और समझें, और वही हुआ। यू वोंट बिलीव, हमको इतना प्यार मिला, इतना हमको सपोर्ट मिला कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड, रियली इतना अच्छा हो गया, बहुत अच्छे। और उसके बाद सबने मुझे, हमारे ही लोग, हमारे जो आप फ्रेंड्स हैं सर्कल में, नीना और कर, अब इसमें रुक नहीं सकती तू, और कर। फिर मैंने पिछले साल 2018 में मेरी परछाई डायरेक्ट किया। इट वाज रिटन बाय डॉक्टर शंकर शेठ, और उसका नाम था बिन बाती के दीप। उसमें एक ब्लाइंड राइटर है जिसका फायदा उसका हस्बैंड उठा रहा है, और कैसे कहानी मोल्ड होती है, ब्यूटीफुल स्टोरी। तो मैंने एज ए ब्लाइंड राइटर मैंने एक्ट भी किया था, मैं लीड रोल भी करती हूँ और डायरेक्शन भी देती हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग आई डू, बट आई डू इट। सो तभी यही हुआ था, फिर से सीरियस प्ले। मैंने कहा यार ठीक है, लाइफ में हंसो, कॉमेडी जरूरी है, बट लाइफ इज नॉट अबाउट दिस यू नो, इट्स लाइक एवरी इमोशन इज देयर। और अगेन वो प्ले इतना अच्छा सबको पसंद आया और सबने इतना अगेन किया। तो फिर हम लोग एक कॉमेडी करने वाले थे, तो लॉकडाउन हो गया, बट उस पर भी मैं रुकी नहीं। जूम पे मैंने 2 प्ले कर चुकी हूँ। दर्ज लम्हे खुदकुशी के, जो मैंने सुइसाइड प्रिवेंशन और डिप्रेशन अवेयरनेस के ऊपर किया था। इट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन माई सेल्फ। सो नॉट क्लिनिकली, बट you felt it, almost you have felt it, almost there. मेरी थेरेपी में आर्ट था। I felt it very deeply, and I know what pain a person goes through when a person goes through depression, social rejection, bullying. ये सब मैंने सब टॉलरेट किया है। लोग सोचते हैं कि ये सब शायद हम लोगों की लाइफ में होता नहीं है, लेकिन ये होता है, तभी हम लाइफ को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। और आपने मुझे मोज़ेक आर्ट के बारे में कहा था, तो जिस वक्त मैं इस टाइम से गुजर रही थी, मुझे बुली किया जा रहा था, मुझे ये कहा जा रहा था कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, और मुझे पार्टीज में बुलाया जाता था, मुझे ऐसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक दिया गया था, और कहा मुझे गया था, मुझे इनवाइट करके अनइनवाइट किया जाता था, ये कह के कि तुम्हारे आसपास लोग कंफर्टेबल नहीं हैं। बाप रे। तो मैं सोचती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं तो हमेशा, मतलब किसी को मैं हर्ट नहीं करती हूँ, किसी को मैं बुरा नहीं बोलती हूँ, तो हाँ कभी कभार मजाक होता है, बट मैंने मजाक में भी किसी को हर्ट नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो जब मुझे इसे बोला जा रहा था, मैं बहुत दुखी हो गई थी, एंड बात यहाँ तक आ गई थी कि मेरी शादी तक तोड़ने की बात आ गई थी। Really? Oh my God. Okay. A group of women who were bullying me, homemakers, so-called my friends, उनके husbands मेरे husband के पास गए ये कहने की your wife needs help. Oh my God. Okay. मेरे husband ने मुझे कभी पूरी बात नहीं बताई, because उनको पता है कि ये बात मुझे बहुत hurt करेगी। जब मुझे किसी और से पता चला कि मेरे हस्बैंड तक को बुलाया गया था मेरी इजाजत के बगैर, मेरे बगैर, that time I said, you know what, now you see my Durga roop. And I became a Durga. Actually, I will say I became a caterpillar. I went into a cocoon. मैंने किसी से बात करना बंद कर दिया। दोस्त क्या होते हैं मेरे को पता ही नहीं था। अब आप लोगों का सबका लॉकडाउन अभी से हुआ, मेरा 8 साल से चल रहा है। Oh my God. मैंने मिलना जुलना बंद कर दिया। मुझे पार्टीज में बुलाते नहीं थे, और कोई मुझे कहता था ना, मुझे मत बताया करो कि मुझे इस पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा। To hell with your parties. And I came out as a beautiful butterfly,
and this is what I created. Oh, wow. That is amazing. This is called mosaic artwork, and these broken pieces, they represent me, and I'm not shy about it. These broken pieces bring solace to my life because ये टूट के भी इतने खूबसूरत हैं. इसका नीचे का देखिए. कितना वक्त लगा आपको इसको बनाने में? वक्त बहुत लगता है. ये मटकी है. मैंने एक फ्रेंड के बेटी की शादी के लिए भी इसको बनाई थी और एक मैंने अपने लिए भी बना ली. और इसको बनाते हुए मैं कहाँ गुम हो जाती हूँ, मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता. खाना पीना भूल जाती हूँ. चाय होती है मेरे साथ में, म्यूजिक होता है मेरे साथ में, और मैंने अपने आप को बिल्कुल इसमें डुबो दिया. And I never looked back. And one thing I want to tell you, Ashish, I want to thank those people today. I really want to thank those फिर people. वही बात, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है. Thank you for making me this beautiful butterfly. अगर उन लोगों ने मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया होता तो मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही होती कहीं, और मैंने अपने आप को नहीं ढूंढा होता. वो जो टाइम मेरे साथ उस वक्त गया, बहुत डिप्रेशन का टाइम था, लेकिन मैंने अपने आप को ढूंढा. मैंने कहा दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन टू मी. आई एम सॉरी, यू कैन नॉट ब्रेक मी. यू ट्राई टू ब्रेक मी, दिस इज व्हाट आई विल डू. Awesome, that is very nice. तो ये सीखा कहाँ आपने पेंटिंग, ये मोज़ेक? सॉरी, आपकी आवाज कट गई. सेल्फ टॉट है ये. ओह, मैंने यूट्यूब देखे, लाइब्रेरीज गई. आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माय टाइम इन लाइब्रेरीज रीडिंग अबाउट मोज़ेक. what are the substrates, what are the materials that can be used, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं. प्लेट्स टूट जाएं तो आजकल मेरे फ्रेंड्स मुझे याद करते हैं, ओ मेरी एक बहुत सुंदर सी प्लेट टूट गई नीलिना, कैन यू मेक मोज़ेक आउट ऑफ इट. एंड आई फील सो गुड अबाउट कि एक टूटी हुई चीज को भी मैं जान दे सकती हूँ. आई मीन भगवान ने इतनी काबिलियत दी है, उसके लिए शुक्रिया अदा भगवान का करती हूँ. लेकिन खुद से सीखा सब. स्कूल खुद से. तो मैंने इसी तरह अपने आप को समर्ज कर दिया उस मुश्किल दौर में. पेंटिंग की, और आजकल एग्जीबिशंस वगैरह में भी रिसेंटली मेरे 2-3 पीसेस बोटैनिकल गार्डन में एग्जिबिट हैं. और इन सब चीज़ों से मुझे लगा कि यार ये लोग जो झूठा आपको एक फेक आश्वासन देते हैं ना, वो लोग सच्चे नहीं होते हैं. जो आपको नहीं जानते ना और वो आपकी आर्ट को पसंद करते हैं, वो लोग एक्चुअली आपके ट्रू एडमायरर होते हैं. सो जैसे होता है ना कि जैसे मैंने आपको बटरफ्लाई का एक एग्जांपल दिया, ककून के अंदर उसको लगता है कि उसकी तो जिंदगी अब खत्म हो रही है, मरने वाला है वो कैटरपिलर. करेक्ट. It turns into a butterfly, beautiful butterfly, right? तो नीलिना, आप ये हमें बताइए कि आपका ये जो दोनों पैशन है, I think they are equally at the same level. How do you manage between them? That's a very good question. So जब मैं प्ले कर रही होती हूँ, मैंने अपना टाइम सेपरेट कर रखा है. जब मेरे को एक क्रिएटिविटी दूसरे क्रिएटिविटी में हेल्प करती है. Oh wow. हाँ, इट इंस्पायर्स मी. जैसे जब मैं मोज़ेक बना रही हूँ तो मैं अपना म्यूजिक जरूर सुनती हूँ. अगर घर में बिल्कुल शांति है, और मेरे डॉग्स, दे आर माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन. दे आर माई, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल प्यार देते हैं मुझे इंसानों के प्यार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे डॉग्स इतना प्यार देते हैं कि कोई इंसान भी क्या दे. वो मेरे साथ रहते हैं हमेशा मेरे रूम में, और मैं म्यूजिक हमेशा चलता रहता है. खुद गाती रहती हूँ. स्टार मेकर पे मेरा रूम है, सुरीले नगमे, उसमें गाती रहती हूँ और ये काम करती रहती हूँ साथ में. फिर जब प्ले का टाइम आता है तो मैं क्या करती हूँ, उस वक्त पूरा प्ले को टाइम देती हूँ. लेकिन तभी गाना बैकग्राउंड में चलता रहता है. गाना हमेशा चलता रहता है. म्यूजिक, डांस इज समथिंग. और अगर उस बीच में कोई मुझे डांस रिसाइटल भी देखने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा. क्या बात. हाँ. और मैं अपने पोस्टर्स भी खुद पेंट करती हूँ. मेरे सब प्ले के पोस्टर्स मैंने खुद पेंट किए हैं, एंड उसी का लोगो भी मैंने बनाया है, हिंदी रंगमंच का है. सो बेसिकली यू नो माय वन पैशन हेल्प्स माय अदर पैशन. और मैं आपको एक पेंटिंग दिखाऊं अपने पापा की? जरूर जरूर. देख सकते हैं, ये मेरे पिताजी का पोर्ट्रेट है.
और जो मैंने सीखा, इसको मैंने सीखा है, पोर्ट्रेट बनाना मैंने सीखा। ओह आई वाह। यूज्ड टू टेक कार्बोर आर्ट सेंटर में जाके, एक बहुत अच्छी टीचर मुझे मिल गई थी, एंड आई ऑलवेज वर्क विद टीचर्स जो who allow me to be an artist, हम्म who don't take over. हम्म So वो मुझे मेरा काम करने देती थी, हम्म और उनके पास मैंने अब उससे बंद कर दिया सिखाना, बहुत साल तक सीखे। फिर वो कार्बोर आर्ट सेंटर से घर पे भी सिखाने लगी थी, मैं घर पे भी जाया करती थी। तो एंड आई एम वेरी लॉयल कि अगर मैं एक को गुरु बना लूंगी तो उन्हीं के साथ जिंदगी भर सीखूंगी, ऐसा नहीं कि यहाँ से वहां से आ नहीं कर पाती हूँ मैं। सो दैट्स हाउ। नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आगे क्या, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आगे तो फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। जैसे कि कोविड-19 तो किसी को पता नहीं था, इट केम आउट ऑफ नोवेयर, एंड जो भी जितने भी सारे प्लान्स थे सारे धरे के धरे रह गए। लेकिन एक होता है ना कि एक आदमी सोचता है या ड्रीम जरूर करता है, कुछ हो नहीं हो उसके पीछे आप लगे तो जरूर रहते हो, वो तो होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन वैसे मैं पूछ रहा था कि आपका ड्रीम क्या है फ्यूचर का? मैं आगे के 10 साल के बारे में सोचती हूँ जरूर। हमेशा। हम्म अब हाँ, वो 10 साल में क्या हो जाए पता नहीं। कोशिश ये करती हूँ कि ऑफ कोर्स मेरा सबसे पहला काम होगा कि जब सावित्री रिटर्न्स को स्टेज करना है, वो क्योंकि उसकी पूरी तैयारी हो गई थी, मेरी टीम ने बहुत मेहनत डाली है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि किस दौरान, उस वक्त माय मॉम पास्ड अवे एक्चुअली, मुझे इंडिया जाना पड़ा, और मैं इंडिया में थी एंड आई वाज इमोशनली वेरी ड्रेन्ड ऑब्वियसली, बट मेरी टीम ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, और मैंने उनको कहा प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आ रही हूँ, मुझे अपडेट करते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं इस लेवल पे ले आई थी, प्लेसमेंट्स वगैरह करा दी थी कि डायलॉग्स पे काम हो गए थे। तो मम्मा पास्ट अवे, फिर भी हमने नहीं छोड़ा कि नहीं हम स्टेज करेंगे। 1 महीने बाद स्टेजिंग था, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि इट्स अ कॉमेडी प्ले, मैं इतना हंसूंगी कैसे। हम्म और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ कह रही है कि करो इसको, और उन्होंने मुझे एक्चुअली लास्ट मिनट पे बोला था कि तू जा, तू आई एम प्राउड ऑफ यू, तू जो करती है, एंड यू आर टेकिंग योर डैड्स लेगेसी अहेड, सो यू गो। सो मैं आई, लेकिन फिर ये लॉकडाउन हो गया। तो पहला काम होगा कि जब सावित्री रिटर्न्स हमें स्टेज करना है, एंड देन आधे अधूरे जो जूम पे अभी हमने किया। तो अभी फिलहाल आप जो ये सब स्टेज कर रही हैं, जो ड्रामा वगैरह है, वो सिर्फ कैरी एरिया में या शार्लेट एरिया में, आप वहीं रहते हो राइट, शार्लेट में? हाँ। हम चैपल में रहते हैं, और बट हाँ शोज हमारे कैरी, चैपल हिल, डरम में ही होते हैं, बट हाँ आई वुड लाइक टू टेक इट टू डिफरेंट सिटीज। आधे अधूरे के साथ तो स्पेशली मैं काफी एम्बिशियस हूँ कि, क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्ले, अगेन बाय मोहन राकेश जो मेरे फेवरेट प्ले राइट हैं, और इतना कॉम्प्लेक्स प्ले उन्होंने लिखा है बट स्टिल रेलेवेंट आज की जिंदगी में भी। उन्होंने लिखा था कब 1967 या कभी, लेकिन आज की भी लाइफ में इनफैक्ट और भी रेलेवेंट हो गया है। when women are working and women are the powerful one. राइट राइट। तो यूएस में आप जैसे और कितने हैं जो हिंदी रंगमंच से इतना लगाव है उनको, और वो और कुछ कर रहे हैं आपकी तरह, आपको पता है? अभी यहाँ आई हुई है शायद सब लोग, जो लोग मेरे साथ, ये जो मेरी हिंदी रंगमंच की फैमिली है। आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर यूएसए और या ऑल ओवर यूएस की बात कर रहा था मैं, हाँ, इन जनरल। शिकागो में है जैसे अलका शर्मा जी, जिनका मंडी थिएटर है, उन्होंने एक्चुअली हमें इनवाइट किया था टू डू दर्ज लम्हे खुदकुशी के उनके थिएटर फेस्टिवल में, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। अच्छा। He was the first one who gave me opportunity to act out of Raleigh, and I thank her for that trust in me. और फिर काफ़ी जगह मैं अभी गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया जा रहा है मिशिगन में भी एक ग्रुप है जो बहुत लोगों को बुलाना चाहता है, एंड आई वुड लव टू गो एंड परफॉर्म। तो बहुत, मैंने जो सुना है बहुत सारे ग्रुप हैं, अभी मैं सबके साथ जुड़ी नहीं हूँ। अलका जी ने मुझे कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट में, शिकागो वाले ग्रुप से ज़्यादा जुड़ी हूँ, लेकिन धीरे धीरे आई थिंक हम सबको जानेंगे।
और एक न्यू जर्सी में भी एक ग्रुप है, क्या नाम है उसका, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमिया मेहता उनके डायरेक्टर हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी हमें एक बार ये बुलाया था लेकिन हम जा नहीं पाए थे। अच्छा, तो मैं आपको एक और सवाल मेरा ये था कि ऐसा कोई भी चीज करते वक्त आपको एक बहुत ही स्ट्रांग टीम की जरूरत होती है, बिना टीम के आप ये कर नहीं सकते हो। तो आपने वो टीम कैसे एक एक करके जोड़ा और कैसे आपने वो टीम बनाया? जैसे कि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं आपको कि मुझे भी शौक है अगेन एक्टिंग का। मैंने लास्ट ईयर एक मराठी प्ले किया था पूरे 3 घंटे का, बैक टू बैक 2 शोज। तो लेकिन अगर मुझे हिंदी नाटक अगर करना हो, अगर मुझे यहाँ पर सिंसिनेटी में कुछ करना हो, तो आप कैसे शुरू करते हो? कैसे, हाउ डू यू अप्रोच एंड फाइंड द राइट पीपल बेसिकली हु विल वर्क विथ यू एंड यू बिकम अ गुड टीम? दैट इज वेरी ट्रिकी आशीष, बट मैंने क्या किया था कि फेसबुक पे मैंने लिख दिया था मैं ऑडिशन कर रही हूँ। अच्छा। पहला प्ले किया था पिघलती दीवारें, एंड मुझे इस कैरेक्टर की जरूरत है। लीड मेल में मुझे इस एज का बंदा चाहिए हु हैज सम एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज। बाय चांस लोग मिलते गए, ऑडिशन में मुझे मिलते गए। मैं ओपनली ऑडिशन करती हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं अनफेयर, पार्शियलिटी, राइट। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती। और अगर मेरे प्ले में किसी ने पिछले प्ले में एक्टिंग करी है, जरूरी नहीं कि उसको मेरे अगले प्ले में भी रोल मिले। राइट। मैं उनको कहती हूँ अगर तुमने ऑडिशन में गड़बड़ी करी तो नहीं मिलेगा, मिलेगा। सबके सामने है ये बात। अब लोग इस उम्मीद से आते हैं कि ओ एक्टिंग क्या है, कर देंगे, क्या फर्क नहीं तो है 4 डायलॉग। बट नहीं जनाब, एक्टिंग ऐसे नहीं होती है। एक्टिंग को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो जब मैं अपने कैरेक्टर्स को चुनती हूँ तो एक एनालिसिस चल रहा होता है। एक तो उस कैरेक्टर में ये बंदा कैसे फिट होगा, उसकी आवाज कैसी है, थ्रो कैसा है, और दिल से आवाज निकल रही है कि नहीं। और मैं कभी अपने डायलॉग्स पहले नहीं देती हूँ किसी को। उसी दिन आओ, उसी दिन पढ़ो और नेचुरली कनेक्ट करो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमारा एक कैरेक्टर था, आई थिंक मयूरी यहाँ है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था मंजू का, मेरी परछाई में। एंड हमारी जो 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 रोल को निभाया मयूरी रमन, 3-4 लेडीज थी, मैंने सबको पढ़ाया। एंड सबको तो हमको पहले क्यों नहीं दिया? मैंने कहा नहीं पहले नहीं दूंगी, अभी दूंगी। अभी नेचुरली कनेक्ट कौन कर रहा है मैं देखती हूँ, किसके पास नेचुरल टैलेंट है। एंड मयूरी कनेक्टेड, मयूरी रमन, एंड उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस रोल को निभाया। ऑफ कोर्स मैंने उसको बहुत डांटा है, उसको बहुत ग्रिल किया है, उसको ये भी बोला है कि तेरे को निकाल दूंगी अगर तू नहीं करेगी ठीक से। तो लेकिन एक प्यार भी बन जाता है क्योंकि वो सब जानते हैं। जब एज अ डायरेक्टर मैं एक प्ले को देखती हूँ, एज अ को एक्टर मैं देखती हूँ, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। जब मैं सिर्फ एक्टिंग करती थी, मेरा फोकस होता था कि ओ मेरा पार्ट कैसे अच्छा हो। दूसरा वाला अगर अच्छे से डायलॉग नहीं दे रहा तो उससे मेरा मैसअप हो सकता है, क्योंकि वो आपको इमोशन कैच करना है दूसरे से और फिर उसको थ्रो करना है। लेकिन एज अ डायरेक्टर मैं अब ओवरऑल देखती हूँ, ये मेरा बच्चा है जिसको मुझे डिलीवर करना है, और तो मुझे सबके लिए वो सोचना होता है। तो मैं इसलिए कई बार एक्टर्स कई बार आपस में एडवाइस मांगते हैं, मैंने कहा मत पूछा करो, क्योंकि मैं वहां रह चुकी हूँ, कंफ्यूज हो जाओ तो, क्योंकि वो तुम्हें अपने रोल के हिसाब से ही एडवाइस देगा। डायरेक्टर का कहना सुनो। एंड आई हैव बीन लकी कि सब मेरा कहना इतना सम्मान देते हैं, इतना मयूरी थैंक यू भी बोल रही है। तो नहीं, मयूरी को मैं आई वाज गोइंग टू अनम्यूट हर, सो मयूरी बी रेडी आफ्टर नीलिमा जी इज डन। आप एक्चुअली अब किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो हाँ, तो मैं सबसे पहले तो मयूरी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड देन आफ्टर दैट इफ देयर इज एनीबॉडी एल्स हु हैज समथिंग टू से, सो मयूरी, देयर यू गो। Hi Mayuri, how are you? Hello, can you hear me? Yes, yes. I'm very well, thank you so much. And बहुत ही आपने अच्छा काम किया है कि नीलिमा जी को आज बुलाया है इस शो पे, रूबरू पे, और she is a super package of talent. हम तो उनको पंडोरा's box कहते हैं कि उनको आप किसी चीज के लिए भी बस आर्ट्सी वर्ड उनके साथ लगा दीजिए और आप समझ लीजिए कि आपको खजाना मिलेगा। That's how I take Nilina as, and
एंड यस उनकी वो खुद कविता लिखती हैं, वो गाना भी इतना खूबसूरत गाती है, मतलब हर चीज में वो नंबर 1 है. एंड एज अ थिएटर एक्टर आई कैन से दैट वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई thoroughly enjoy about her कि वो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में इतनी खूबी से ट्रांजिट करती है जब हम लोगों को कुछ बताना होता है. तो आई थिंक दैट इज वेरी beautiful and inspirational as an actor, that you just kind of put that mask on and you take a great leap from one to the other character, you know. So that's something जो कि बहुत ही I can go on and on, but certainly I feel very blessed. थैंक यू नहीं, and you know that मेरी म्यूजिक डायरेक्टर भारती भी हमारे साथ हैं जो हमारे प्लेज में म्यूजिक देती हैं, और भारती जो है वो मेरा और उनका मेंटल कनेक्शन है. मैं क्या सोच रही हूँ भारती झट. भारती, आर यू देयर? Yeah, she is there. Let me unmute her. Thank you once again, Mayuri, for the comments. Thank you very much. Thank you. So, Bharti, I am unmuting you. इसको मैं बहुत डांटती थी, मैंने इसको इतना डांटा है, but I love her. All right, Bharti, can you hear us? Yes, absolutely. Enjoying your wonderful program, and आप दोनों ने तो समा बांध दिया. It was बढ़िया, मतलब questions भी बहुत अच्छे थे. और नीना, you did an awesome job, and I thank you so much for giving me the opportunity. हम musically connected है और हमेशा रहेंगे. और as you know, previously said by Mayuri, Nina is a supremely talented person. From all facets, you can say, you know, from you know, doing artwork, और जानकारी भी बहुत है. मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं जिसको नॉलेज और एप्लीकेशन जो दोनों उसे पता है. तो मुझे ये बात उसमें बहुत अच्छी लगती है कि यू नो शी नोज एग्जैक्टली. जब हम म्यूजिक के बारे में जब सेटिंग करते हैं तब यू नो सीन टू सीन शी नोज. तो काम करना बहुत इजी होता है कि यू नो क्योंकि उसे खुद को बहुत पता है, you know. तो you can't fool, you know. I mean, अगर ऐसा है कि भैया, and of course I mean she gives freedom to you know for the artist. It's not like, but जानकारी बहुत है, हर चीज में जो समझ है वो बहुत है, किस तरह से होना चाहिए अगर कोई. तो it's really truly amazing to work with her. Great to have a friend, you know. And आपका रेडियो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है. Wish you all the मेरी best. बड़ी बहन भी एक्चुअली, दीदी एक मिनट रुकना, रुचिरा दीदी भी हैं. अच्छा जी, तो रुचिरा जी मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूँ. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन भारती. थैंक यू वेरी मच. बड़ी दीदी हो तुम मेरी. मैं एक्चुअली माँ है. रुचिरा जी, आपको हुक्म मिला है कि आपको बात करनी पड़ेगी. So I have sent her the unmute request. Unmute yourself, रुचिरा. I don't think उन्हें बात करनी है. Accept नहीं कर रही है. So मेरी बड़ी बहन के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मेरी छोटी माँ है, और मैं जब पैदा हुई she was herself 10 years old. So मम्मी जैसे प्यार मुझे उससे मिला है वही मुझे लोरी. Just unmuted herself. Hold on. I don't want to lose this. रुचिरा, हाँ, can you hear us? आप सुन सकती हैं हमें? Yes. बोलिए. हाँ जी. आप हमें नीलिना जी के बारे में ऐसा क्या बताएंगे जो हमें अभी तक पता नहीं है? ऐसा उसने कुछ मेरे लिए छोड़ा नहीं, सब कुछ बता दिया है उसने. अच्छा. But I'm really proud of her. वैसे भी थोड़ा biased हूँ मैं क्योंकि I love her. She is my little sis. और वाकई में जब वो छोटी थी तो I you know I played a little mother that role for her, and she is still my darling. So thank you. Thank you, Ruchira ji. She is talented and she has done us really proud. That's what I can say. बहुत शुक्रिया रुचिरा जी for sharing that with all our listeners and our viewers. तो छोटी थी और जब वो बहन जी बनती थी तब तू ही मुझे तैयार करती थी ना. हाँ.
तो नीलिमा जी, हम थोड़ा 5 मिनट ऊपर हो गया है, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक एवरीबडी, ऑल आवर लिसनर्स एंड आवर व्यूअर्स एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। एंड सबसे पहले तो बहुत ही शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कहानी अपनी ही जुबानी हमें सुनाई, और हम सब ने बहुत ही आनंद लिया इस बात का, क्योंकि अपनी कहानी सुनाना आसान काम नहीं है, सब नहीं सुना पाते हैं, और उसमें भी सच्चाई के साथ सुनाना वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। एंड यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर स्टोरी। सो एक बार फिर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो रूबरू। Thank you, Ashish, and thank you to Nayantara who introduced me to you. So thank you, Bharat FM, और जल्दी हम अपना भी शो शुरू करेंगे। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया हमें आपने कि तो जो भी हमारे सुनने वाले हैं उन्हें हम बता दें कि हम नीलिमा जी को लेकर एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, नाट्य दर्पण, जो सिर्फ स्टेज रिलेटेड जो कंटेंट होता है उस पे होगा, वेयर यू विल फाइंड सम स्टेज एक्टर्स कमिंग इन विथ एन इंटरव्यू, एंड यू विल फाइंड सम एक्चुअल जो प्लेज उन्होंने किए हैं वो हम प्ले को प्रीमियर करेंगे भारत एफएम पर। सो वी आर गेटिंग कनेक्टेड, वी आर गेटिंग टुगेदर एंड कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर, और हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आएंगे इसी चैनल पर, भारत एफएम पर। तो आप हमें प्लीज लाइक कीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए हमें, हमारे वेबसाइट पर, और आपके साथ हम चाहेंगे कि हम भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ें और आप हमें एनकरेज करते रहें ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM.